टर्मिनल दोबारा शुरू होने में कम से कम 2 महीने तो लग ही जाएंगे। कहा जा रहा है कि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति लगातार रूस पर दबाव बना रहे हैं कि वो टर्मिनल खोल दे, क्योंकि वो यूरोप के देशों को तेल देना चाहता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस पर प्रतिबंध के बाद यूरोप के देश चाहते हैं कि कजाकिस्तान उन्हें तेल दे। जंग से पहले कजाकिस्तान के कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा यूरोप के देशों को जाता रहा है, जिस पर रूस ने कभी ऐतराज नहीं जताया। लेकिन अब उसे ऐतराज है और पुतिन नहीं चाहते हैं कि उनका दोस्त उनके दुश्मनों की मदद करे और उन्हें तेल दे। लेकिन कहा जा रहा है कि कजाकिस्तान अपने फायदे के बारे में सोच रहा है और रूस के खिलाफ जाकर यूरोप के देशों को तेल देना चाहता है। मतलब यह कि तेल से होने वाले मुनाफे ने 2 दोस्तों को दुश्मन बना दिया है। कहा जा रहा है कि इसकी वजह से कजाकिस्तान की सरकार पुतिन पर दबाव भी डाल रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कजाकिस्तान के लोगों ने अपना गुस्सा जताने के लिए वहां से गुजरने वाली रूस की तेल की पाइपलाइन तोड़ दी और रूस से मांग की कि वो अपनी मर्जी को उन पर न थोपे। कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। ये क्षेत्रफल के आधार पर फ्रांस जैसे देश का 5 गुना है। मतलब कजाकिस्तान फ्रांस से 5 गुना बड़ा है और ये लैंडलॉक्ड देश है। मतलब चारों तरफ से उसकी सीमाएं जमीन से घिरी हुई हैं। कजाकिस्तान सबसे लंबा बॉर्डर रूस के साथ और दूसरा सबसे लंबा बॉर्डर चीन के साथ शेयर करता है। मतलब यह कि यूक्रेन जंग के बाद साथ आए रूस और चीन ने कजाकिस्तान को 2 तरफ से घेर रखा है। कजाकिस्तान पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद एक अलग देश बना। कहा जा रहा है कि रूस इसी वजह से इतने हक से कजाकिस्तान को यूरोप की मदद करने से रोक रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि कजाकिस्तान इस समय अपने आर्थिक फायदे के बारे में सोच रहा है, इसीलिए उसने यूक्रेन की मदद करने का खतरा उठाया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन के करीब 12,000 लोगों को वहां शरण मिली है। इस बीच एक नया वीडियो सामने आया है जिसके जरिए रूस की सेना के यूक्रेन पर एक बार फिर बेहद खतरनाक थर्मोबैरिक मिसाइलें दागने का दावा किया गया। रूस इससे पहले भी यूक्रेन में थर्मोबैरिक मिसाइलें छोड़ चुका है। वो थर्मोबैरिक मिसाइलें जो इंसान के अंगों के चिथड़े तक उड़ा सकती हैं। और दावा है कि रूस ने जंग जीतने के लिए एक बार फिर उन्हीं TOS-1A थर्मोबैरिक मिसाइलों को अपना हथियार बनाया। हमले की जो तस्वीरें सामने आई उनमें यूक्रेन के कब्जे वाली जमीन पर एक के बाद एक भयानक विस्फोट होते नजर आए। थर्मोबैरिक मिसाइलों के वार से पहले तो आग का भभका निकला और फिर तगड़े धमाकों के साथ हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। थर्मोबैरिक बम 2 स्टेज में काम करता है। उसका पहला धमाका आसपास के इलाके में बेहद तेजी से आग पकड़ने वाला ईंधन स्प्रे करता है और फिर दूसरा ब्लास्ट उसमें आग भड़का देता है। इससे इतना जबरदस्त ब्लास्ट होता है कि वो इलाके की सारी ऑक्सीजन ही सोख लेता है। वहीं बोरोद्यांका में यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी बमों को नाकाम करने का काम तेज कर दिया। पुतिन के सैनिकों ने इस इलाके में उस वक्त भारी बमबारी की थी जब वो कीव पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस दौरान रूस के कई बम गिरने के बावजूद फट नहीं पाए थे और उन्हीं बमों को खोज कर यूक्रेन की सेना नष्ट करने में जुटी है। इसी कड़ी में ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने बोरोद्यांका के एक इलाके से कई बमों को ढूंढकर उन्हें नाकाम कर दिया। हालांकि ये काम बेहद खतरनाक था क्योंकि रूस के इन जिंदा बमों के कभी भी फटने का खतरा बना हुआ था। We're afraid all the time, but you have to do the job. इन बमों को जमीन में बनाए गए बड़े बड़े गड्ढों में डालकर तबाह कर दिया गया। इसके साथ ही यूक्रेन के सैनिक उस इलाके में दूसरे जिंदा बमों की तलाश करते दिखाई दिए। बताया गया कि एक और रूस के जंगी विमानों ने आसमान से बम बरसाए थे, तो वहीं कई जगहों पर पुतिन के सैनिकों ने बारूदी सुरंगें भी बिछा दी थी, जिसकी वजह से हर वक्त किसी बड़े हादसे का खतरा बना हुआ था। उधर यूक्रेन में रूस के टैंकों का काल साबित हो रही ब्रिटेन की ब्रिमस्टोन मिसाइलों की डिमांड बढ़ गई। खबर है कि इन मिसाइलों को खरीदने के लिए पोलैंड ने ब्रिटेन के साथ डील कर ली। जो यूक्रेन में रूसी टैंकों पर तो काल बनकर टूट ही रही हैं, साथ ही इनकी मदद से समंदर में तैनात युद्धपोतों को भी निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि इस मिसाइल को चाहे जमीन से दागा जाए या फिर फाइटर जेट से, ये तेज रफ्तार से चल रहे टारगेट पर भी सटीक निशाना साधकर तबाह कर देती है। और द यूरेशियन टाइम्स अखबार ने दावा किया कि जंग में इनके शानदार प्रदर्शन और रूस की ओर से अपने ऊपर मंडराते खतरे को देखते हुए पोलैंड भी इनके खरीदारों में शामिल हो गया। कहा जा रहा है पोलैंड ने ब्रिटेन के साथ हथियारों की ये डील तब की जब रूस के एक नेता ने यूक्रेन के बाद अगला नंबर पोलैंड का बताया। यूक्रेन से पहले ये घातक मिसाइलें सीरिया और लीबिया की लड़ाई में भी अपना लोहा मनवा चुकी हैं, जिन्हें यूरोप की मिसाइल बनाने वाली एक कंपनी ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के लिए खास तौर पर तैयार किया था और इन्हें दुश्मन के खिलाफ जमीन या हवा से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइलें सुपरसोनिक हैं, मतलब आवाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार से अपने निशाने की तरफ जाती हैं। वहीं एक ब्रिमस्टोन मिसाइल की लागत करीब $1.5 लाख तक यानी भारतीय रुपयों में 1 करोड़ से ज्यादा होती।
ब्रिटेन के अलावा जर्मनी और सऊदी अरब की वायुसेनाओं के बेड़े में भी ये मिसाइलें शामिल हैं। उधर मारियोपोल के मेयर ने आरोप लगाया कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हुई रूसी बमबारी की वजह से अज़ोव सागर में खतरनाक केमिकल का रिसाव हो रहा है और इसे रोका नहीं गया तो ये समंदर में रहने वाले जीवों के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। और ये नौबत इसलिए आई क्योंकि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को जीतने के लिए रूसी सेना ने वहां एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। पुतिन की सेना ने प्लांट में छिपे ज़ेलेंस्की के सैनिकों को बाहर निकालने के लिए रॉकेट और मिसाइलों की बरसात कर दी थी। ताकतवर टैंकों से प्लांट की इमारतों पर जमकर गोले बरसाए गए थे। कई दिनों तक चली भीषण जंग के बाद रूसी सेना ने इस छोटे से हिस्से पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब शहर के मेयर वादिम बोयचेंको ने यह आरोप लगाया कि रूसी हमले की वजह से प्लांट से कई तरह के खतरनाक केमिकल का रिसाव हो रहा है जो सीधे अज़ोव सागर में गिर रहा है। मतलब ये कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर अब इंसानों के दायरे से आगे बढ़कर प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इतना जहर कि समंदर में सब कुछ तबाह होने का खतरा बढ़ चुका है। उनका दावा है कि जहरीले केमिकल से अज़ोव सागर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं और अगर इसे नहीं रोका गया तो समंदर में रहने वाले सभी जीव मर जाएंगे, जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा। इस बीच फिनलैंड और स्वीडन के मुद्दे पर पुतिन का नेटो में शामिल कई देश समर्थन करने लगे। पहले तुर्की और अब हंगरी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। यूक्रेन जंग के बाद स्वीडन और फिनलैंड ने फैसला किया है कि वो नेटो का हिस्सा बनेंगे और इसके लिए दोनों देश जल्द ही आवेदन करने वाले हैं। लेकिन स्वीडन और फिनलैंड के इस फैसले पर तमतमाए पुतिन ने कह दिया था कि अगर उन्हें उकसाया गया तो वो 10 सेकंड में उन्हें तबाह कर देंगे। रूस की नाराजगी तो जायज है क्योंकि वो चाहता है कि उसका कोई भी पड़ोसी उसके दुश्मन नेटो का हिस्सा ना बने, लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि नेटो में शामिल कई देशों को ही फिनलैंड और स्वीडन के उसका हिस्सा बनने पर ऐतराज है। तुर्की ने खुलकर उनके सामने शर्तें रखनी शुरू कर दी क्योंकि उसे लगता है कि स्वीडन और फिनलैंड उन लोगों को पनाह देते हैं जो तुर्की में आतंकवाद फैलाते हैं। तुर्की के बाद इस लिस्ट में हंगरी का नाम भी जुड़ चुका है क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हंगरी स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के खिलाफ है। रूस का कहना है कि नेटो स्वीडन और फिनलैंड का फायदा उठा रहा है और रूस के खिलाफ अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट में लिखा गया कि हंगरी को भी ऐसा ही लगता है और उसका कहना है कि नेटो अपनी और रूस की दुश्मनी में स्वीडन और फिनलैंड को घसीट रहा है। यही नहीं, कहा जा रहा है कि हंगरी के विदेश मंत्री ने तुर्की का भी साथ दिया। उनका मानना है कि स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर तुर्की का परेशान होना जायज है। हंगरी उन देशों में शामिल है जो रूस से तेल आयात करने के पक्ष में है। वो यूरोपियन यूनियन के रूस के तेल और गैस पर प्रतिबंध का खुलकर विरोध कर चुका है और अब वो नेटो के खिलाफ बोल रहा है। मतलब ये कि नेटो में शामिल देश ही रूस की जुबान में बात करने लगे हैं। वो बयान तो घुमा फिराकर दे रहे हैं, लेकिन उनका मतलब साफ है कि वो नहीं चाहते कि स्वीडन और फिनलैंड नेटो का हिस्सा बने। वैसे यूक्रेन जंग से पहले स्वीडन और फिनलैंड ने भी नेटो से दूरी बनाई हुई थी, लेकिन बदले हुए हालात में उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। माना जा रहा है कि पश्चिमी देश इसी का फायदा उठा रहे हैं, जिस पर रूस आग बबूला है। वहीं यूक्रेन ने रूस की सेना के 2 और बड़े अधिकारियों को मारने का दावा किया। बताया गया कि जिन 2 अधिकारियों की मौत हुई उनमें एक रूस के टॉप कमांडर भी शामिल थे और जंग की शुरुआत से रूसी सेना को यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका थी। जबकि जिस दूसरे अधिकारी को मारने का दावा किया गया वो कर्नल थे। बताया गया कि दोनों की मौत मिसाइल हमले में हुई। आरोप है कि पुतिन की फौज युद्ध में हुए नुकसान को कम दिखाने के लिए अपने सैनिकों की मौत छिपा रही है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने जंग की शुरुआत से अब तक रूस के 27,000 से ज्यादा सैनिकों को मारा है, जिनमें 42 कर्नल भी शामिल हैं। यही नहीं, उसने रूस के 9 जनरलों को भी मारने की बात कही। वहीं यूरोपियन यूनियन ने भी पुतिन पर अपने सैनिकों की मौत को छिपाने का आरोप लगाया। दावा किया गया कि जंग की शुरुआत से अब तक हर 2 दिन में एक रूसी कर्नल की मौत हुई है, जबकि यूरोपियन यूनियन के मुताबिक रूस ने जंग में अपने करीब 15% सैनिकों को गंवा दिया है। उधर कीव की एक कोर्ट ने यूक्रेन में बंदी रूस के पहले सैनिक वादिम शिशिमारिन को युद्ध अपराध का दोषी करार दे दिया। इस रूसी फौजी पर आरोप है कि उसने 62 साल के बुजुर्ग की सुमे में जंग के दौरान 28 फरवरी को हत्या कर दी थी, जिसे इस मामले में कीव की जिला अदालत ने युद्ध अपराध का दोषी बताया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें वदिम कोर्ट रूम में लॉकअप में बंद दिखा, जिसके सामने जज बैठे नजर आए। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी। साथ ही वदिम से यह भी पूछा गया कि क्या वो बुजुर्ग की हत्या के इस मामले में शामिल है, जिसके बाद अदालत ने वादिम शिशिमारिन के खिलाफ फैसला सुना दिया। लेकिन कोर्ट के इस फैसले पर रूसी सैनिक के वकील ने आपत्ति जताई। कहा जा रहा है कि शिशिमारिन को इस मामले में उम्र कैद की सजा हो सकती है।